हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, ये मैं 9th क्लास की जो डीओई का मतलब जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो एनसीईआरटी सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो पेपर होने वाला है, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो को मैं आज आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, एसएसटी की ये रहेगी, और अगर कोई और स्टेट का बच्चा देख रहा हो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो उनके लिए भी वीडियो यूज़फुल रहेगी। ठीक है, और ये केवीएस का पेपर चल रहा है, और इसके साथ साथ आपको पता होगा मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रहेगी। हिंदी मीडियम की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी थी। केवीएस का पेपर, आपका सिलेबस और केवीएस का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, दिल्ली के स्टूडेंट्स सुन रहे हैं ना आप सब? ठीक है, तो सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए आपका और सीबीएसई का सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, और आपका पेपर का पैटर्न भी सेम रहेगा। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 13 आएंगे। मैंने सिलेबस की भी वीडियो बना रखी है, प्रैक्टिस पेपर भी बना दिया था एसएसटी का, हिंदी मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम का भी। और जो जो मैप है, मैप की मैंने 2 वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप मैप की वीडियो अच्छे से देख लेना। अब वो मैंने एक लैंग्वेज में बनाई है, उसमें आप कोऑपरेट करना, क्योंकि मैप है तो नेम सेम रहते हैं तो आप उससे कर लेंगे। ठीक है, अब ये वीडियो को मैं पार्ट 2 कहूँगा, क्योंकि मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया था। ठीक है, जो एसएसटी का पार्ट 1 बनाया था, उसमें मैंने आपको सेक्शन ए और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझा दिए थे, बता दिए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में सेक्शन बी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें सेक्शन बी के साथ साथ हम एक्स्ट्रा भी करेंगे। ओके, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो पहला यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, वाई इज इंडियन जुडिशरी कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन है कि इंडिया की जो जुडिशरी है ना, मतलब इंडिया की जो न्यायपालिका है, जो जज होते हैं ना, जहाँ पर सज़ा वगैरह सुनाई जाती है, जहाँ पर केस लड़ा जाता है, जैसे कोई भी अगर बात होती है तो कोर्ट में, कहते हैं ना कोर्ट में देख लेंगे, तो वो जुडिशरी बहुत पावरफुल है, इंडिया की सबसे पावरफुल है। आपको 3 रीज़न बताना है। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के ऐसे पूछा जाता है, तो आपको जुडिशरी के बारे में बोला तो मतलब आपसे कह रहा है कि आपको जुडिशरी के फंक्शन बताने हैं इंडिया के, समझे? ऐसे ही एग्जीक्यूटिव का आ सकता है आपसे, ठीक है, ऐसे आपसे लेजिस्लेटिव का पूछ सकता है, तो आपको तीनों आने चाहिए। ये डेमोक्रेसी की जो बुक है उससे ये लिया गया। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमसे इंडियन जुडिशरी के फंक्शन की बात कर रहा है कि वो पावरफुल क्यों है। ठीक है, तो अब इसका आंसर सुनिए। देखिए, ये आप देख रहे हैं आंसर है, तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने आप पॉइंट्स लिख देना, ऐसे 1 2 3 करके। ओके, तो पहला इसका जो सबसे, अगर आप ऊपर लिखेंगे ना, तो सबसे पहले ये लिखना कि इंडियन जुडिशरी इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। मतलब इंडिया की जो जुडिशरी है ना, जो इंडिया की जो कोर्ट है, वो ना तो लेजिस्लेचर और ना ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के अंदर आती है। ठीक है, मतलब ना विधान पालिका और ना कार्यपालिका के कंट्रोल में आती है। और दूसरा भी लिख देना, जुडिशरी एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, आपको पता है ना 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी है ना, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू सेफ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, तो इस तरीके से हैं, टोटल 6 हैं। तो उसकी रक्षा करती है, गार्जियन है ये। ठीक है, और आगे सुनिए, तीसरा ये सुनिए, द जजेस ऑफ द एससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये कह रहे जो जजेस होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट तो होते हैं, अपॉइंट तो आप कर सकते हैं। जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति है ना, मतलब जो प्रेसिडेंट है, वो अपॉइंट तो कर सकते हैं, मतलब बिठा दिए, जज बना दिए, लेकिन अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है महाभियोग, मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जज को हटा सकते हैं। मतलब सिंपल तरीका नहीं है कि हम किसी को भी, जज को आराम से हटा सकते हैं, तो महाअभियोग से हटाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसे बोलते हैं इम्पीचमेंट मोशन, विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल होता है एक तरह से।
तो हुआ ना इंडिया के अंदर पावरफुल। और आगे सुनिए, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री विच इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। देखो मतलब इतनी पावरफुल है इसके अंदर कि अगर जैसे कोई कानून बनता है तो उसके ऊपर वो रिव्यू करने के लिए भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है, मतलब उस पर दोबारा सुनवाई की जाए और उसको रोक सकते हैं उस कानून को इम्प्लीमेंट होने से देश के अंदर। तो इतनी पावरफुल है हमारे देश में, ठीक है, समझ के। और एक और है ये इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। हमारे देश की जो जुडिशरी है ना पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, मतलब पूरी आज़ाद है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप इसके कम से कम 4 पॉइंट कर लेना और वीडियो को दोबारा सुन लेना पीछे करके, ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत मैंने कहा आपको एक्स्ट्रा भी बताना है मैंने, तो जो क्वेश्चन समझाया वो तो मैंने आपको बता दिया। एक आपको नहीं पता होना चाहिए कि मंडल कमीशन क्या होता है। देखिए भारत के अंदर ना आपको पता होगा जो SC है मतलब शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब है इनको जो रिजर्वेशन दिया गया ना रिजर्वेशन, ऐसी हमारे देश के अंदर OBC को रिजर्वेशन देने की बात की गई और OBC को 27% जो है ना वो रिजर्वेशन देने की बात की गई। तो ये मंडल कमीशन ने ये प्रपोजल रखा था कि OBC को 27% जो है वो क्या दो, रिजर्वेशन दो। तो यही है मंडल कमीशन। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार थी ना उन्होंने अपॉइंट किया था, ठीक है, किनको अपॉइंट किया था, BP मंडल को, ठीक है। और इन्हीं BP मंडल ने, ठीक है, एक कमीशन बनाया था 1979 के अंदर कि भाई जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं ना, मतलब कहने का जो SC और ST के अलावा भी भारत में और भी बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, जिनके पूर्वज एक ही प्रकार के काम करते रह गए, तो उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई। तो उन्हीं को OBC मतलब कहा गया और उनको 27% जॉब के अंदर, एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। और 1990 के अंदर यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे इस रिकमेंडेशन को, ठीक है। मेन मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ लेना मंडल कमीशन क्या है तो आप बोल देना इसके हेड थे BP मंडल, शॉर्ट में सुन लो BP मंडल थे। इन्होंने जो है ना बैकवर्ड जो सेकंड बैकवर्ड लिख देना, सेकंड बैकवर्ड जो क्लासेस थे ना उनके लिए बात करी और उनके लिए 27% रिजर्वेशन की बात करी और जिसे 1990 के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया, मतलब इसे अपना लिया गया था इस रिकमेंडेशन को, ठीक है। अच्छा एक और सुन लो, देखिए जो पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी एक अर्बन है एक रूरल, मतलब गरीबी, एक शहरी बेरोजगारी और एक ग्रामीण बेरोजगारी में क्या अंतर होता है। देखो जो शहरी बेरोजगारी है ना, मतलब उन लोगों को बेरोजगार कहा जाएगा, शहर वालों को जिनके पास फिजिकल एसेट नहीं है, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, स्लम एरिया में रह रहे हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछेगा ना अर्बन पॉवर्टी के एग्जाम्पल दीजिए तो रिक्शा खींचने वाले, मोची मतलब कोबलर्स, हावकर्स, रैक पिकर्स कूड़ा उठाने वाले और दिहाड़ी पे रोज काम करने वाले, ये सब लोग अर्बन पॉवर्टी में आते हैं। अगर रूरल पूछे ना गांव में कौन गरीब है, तो जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है ना वो, और मतलब लैंडलेस फार्मर हो गए, एग्रीकल्चरल लेबरर हो गए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, छोटे छोटे जो किसान होते हैं ना। ये मार्जिनल पे पिछली बार आया था क्वेश्चन कि मार्जिनल फार्मर्स किन्हें कहते हैं। देखिए जिनके पास 1 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन होती है ना, 1 हेक्टेयर है, 0.5 है, मतलब है ज़मीन तो है लेकिन इतनी कम है कि अपना गुजारा करें या बाहर बेचें, ये होते हैं मार्जिनल। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये पॉवर्टी है सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। जो गरीबी है ना, गरीबी, उसको सोशल साइंटिस्ट कैसे लेते हैं, मतलब क्या कहते हैं। देखिए सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है ना, उसका मतलब इनकम और कंजम्पशन से है, मतलब एक व्यक्ति की कितनी इनकम है और कितना वो चीज़ों का प्रयोग करता है, यूज़ करता है, उपभोग करता है, तो वो सोशल साइंटिस्ट
इस बात को लेकर पॉवर्टी के बारे में डिफाइन करते हैं, बताते हैं। ये कह रहा अपार्ट फ्रॉम दिस पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। तो ये कह रहा है कि इसके अलावा, इनकम और कंजम्पशन के अलावा, क्योंकि ये सोशल की बात कर रहा है ना, तो इनकम और कंजम्पशन के अलावा अगर सोशल साइंटिस्ट की बात की जाए तो इनकम और कंजम्पशन के अलावा इलिटरेसी लेवल को देखा जाता है, मतलब लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने गंवार हैं। अगर है तो वो सोशल साइंटिस्ट में गरीब माने जाएंगे, क्योंकि अगर उनके पास अच्छा नौकरी तो करनी, नौकरी तो बात अलग है, काम अच्छा है तो अलग बात है। लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। देखो उनके पास ना कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, रेसिस्टेंस लग गई हैं, रुकावटें लग गई हैं, क्योंकि उनके अंदर माल न्यूट्रिशन मतलब खाने की कमी, पोषक तत्व की कमी, कुपोषण का शिकार है। हेल्थ केयर नहीं है उनके पास जॉब के मौके नहीं है, ठीक है, और उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, उनके पास साफ़ सफाई नहीं है, सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई जो होती है। तो अगर आपसे सोशल साइंटिस्ट पूछे ना तो बोलना कि पॉवर्टी को इनकम और कंजम्पशन से लिया जाता है, लेकिन सोशल साइंस के अंदर, जो सोशल साइंटिस्ट के अंदर जो पॉवर्टी है ना, उसका मतलब है कि उन लोगों को सामाजिक रूप से गरीब माना जाएगा जिनके पास, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास जो मालन्यूट्रिशन को फेस कर रहे हैं, मतलब कुपोषण का शिकार है, जिनके पास हेल्थ केयर नहीं है, जिनके पास जॉब के साधन नहीं है, जिनके पास ड्रिंकिंग वाटर सेफ नहीं है, जिनके पास सैनिटेशन नहीं है, अच्छी साफ़ सफाई नहीं है, सुथरा नहीं है, गंदगी में आ रहे, गंदगी है, वो सब, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर और भी बताएंगे इसमें, है ना। देखिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में गरीबी के लिए औपनिवेशिक सरकार की नीतियाँ कैसे जिम्मेदार थी। हाउ वर द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब आपको पता है ना कि इंडिया को किन्होंने गुलाम बनाया था, अंग्रेज़ों ने बनाया था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन सी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से हमारी कंट्री जो ना पुअर रह गई और पॉवर्टी को फेस करती रह गई। जैसे पहले आप समझ लो, मैं आपको क्या बताता हूँ। जैसे एक, दो में से एक करना है, ठीक है। तो जैसे एक रीज़न ये है कि अंग्रेज़ों ने क्या करा, हमारे यहाँ का ना एक्सपोर्ट कर दिया रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर दिया, और जो फाइनल गुड्स होता है ना बना हुआ, उसे इंपोर्ट करने लग गए। क्या करने लगे? इंपोर्ट। मतलब हमारा कच्चा माल तो बाहर बेच दिया, जैसे 8 रुपये का माल बाहर बेच दिया, और वही जब अंग्रेज़ों ने उसको 100 रुपये का बना दिया, 100 रुपये का ले लेते और वो भारत को बेच दिया। इस तरीके से अब हमारे देश का कच्चा माल बाहर जा रहा है, बना हुआ माल देश में आएगा तो गरीबी तो रहेगी ना। अगर हमारे देश में कच्चे माल को बनाकर बेचेंगे कितना पैसा कमाएगा, ये अंग्रेज़ों ने नहीं करा। एक ही हो गया। दूसरा ये कि इंडिया के अंदर जो उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो किया ना, वो केवल वो क्रॉप्स ग्रो है जिनसे उनको बेनिफिट मिलेगा, जिनको बेच के वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक तो इंडिगो पे ध्यान दिया। इंडिगो मतलब नील होता है, ठीक है, जो कपड़े के धागे को मजबूत करता है ना, नील आपने सुना होगा, ठीक है। उन्होंने चाय पर ध्यान दिया, उन्होंने कॉफ़ी पे ध्यान दिया, उन्होंने अफीम पे ध्यान दिया। तो उन्होंने उन चीज़ों पे कोई ज़्यादा वैल्यू दी जो उनको बेनिफिट दे सकता था, ठीक है। तो ये पॉलिसीज उनकी ये थी। और इंडिया के जो लैंग्वेज, जो कल्चर है, जिसे हम अच्छे से जानते हैं, उसको उन्होंने प्रमोट नहीं करा। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करा और कुछ ही लोगों को एजुकेट करने की सोची, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक दो मैं बता देता हूँ। आपसे पॉवर्टी का पूछा ना मेन, तो एक ये हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो टैक्स प्रैक्टिस थी बहुत गलत थी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने क्या कर दिया था, प्लंडर्ड कर दिया था, और इंडस्ट्री को भी उन्होंने पूरी तरह प्रभावित कर दिया था, ठीक है। और आप फेमाइन भी बता सकते हैं किस तरीके से वहाँ भारत में अकाल पड़ गया था। इंडिया को उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश करी और इसलिए इंडिया जो है पुअर रह गया, है ना। तो आप इनमें से 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और जब भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, पहले इस तरीके से लाइन लिखा करो, फिर पॉइंट लिखा करो, देखो फुल मार्क्स मिलते हैं आपको, ओके। देखिए अगर आवाज़ आपको कम लगे ना तो आप लीड लगा के सुन लीजिए, क्योंकि इस टाइम होते होते ना तो काफ़ी जो है, अब समझ गए होगे। अब आगे बताता हूँ। नेक्स्ट है हाउ इज़ पॉवर्टी सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। ये तो मैंने आपको बता दिया ना अभी,
एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से। देखिए मैंने आपको ज़रा समझा दिया था ना, आप वीडियो को पीछे करके सुन लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा सुन लो, अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में आ जाता है। सोशल एक्सक्लूजन क्या है? मतलब सामाजिक बहिष्करण, मतलब समाज से बहिष्कार कर दिया, अलग कर दिया है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कहता है जो पॉवर्टी है ना, जो गरीबी है, क्या गरीबी इज सीन इन टर्म ऑफ द पुअर, मतलब गरीबी को हमेशा गरीब के साथ ही देखा जाता है, ठीक है। मतलब गरीबी जो गरीब से जुड़ी हुई है, कैसे? हैविंग टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग, और मतलब जो रहते हैं, जो गरीब लोग हैं ना, जो रहते हैं अपने आसपास, जो गरीब परिवेश में रहते हैं पर, और गरीब लोगों के साथ रहते हैं। मतलब गरीबी को किसके साथ देखा जाता है? गरीब, ये कह रहा है सोशल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि सामाजिक बहिष्करण। तो ये देखो, अब गरीब जो लोग हैं ना, ये सोचते हैं कि जो गरीब है ना, जो गरीब लोग हैं वो जहाँ रहते हो आसपास का वातावरण गरीब होता है और गरीब लोग ही होते हैं, मतलब गरीबों के प्रति कुछ सहानुभूति नहीं, गरीब को गरीब के साथ रहना। तो ये मतलब हो गया एक तरह से, ठीक है। दोबारा पढ़ देता हूँ कि पॉवर्टी इज सीन, जो गरीबी को देखा जाता है, इन टर्म ऑफ द पुअर, पुअर गरीब लोगों के रूप में देखा जाता है, हैविंग टू लिव, जो रहते हैं पुअर सराउंडिंग में रहते हैं, पुअर लोगों के साथ रहते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 2 नंबर में आ जाता है कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है। देखिए इसको हिंदी में वल्नरेबिलिटी को सुभेद्यता कहा जाता है, ठीक है। मतलब वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज ए मेजर, मतलब वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी, मतलब देखो वल्नरेबिलिटी का मतलब संवेदनशील भी होता है, मतलब पॉवर्टी के प्रति जो संवेदनशीलता है वो ये पता लगाने से, मेजर वी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर। पता है ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है ये उस संवेदनशील गरीबी को बता रहा है जो ये बताती है, जो मापती है कि ये जो डिस्क्राइब करती है, बताती है संभावना है कि कुछ जो कम्युनिटीज़ है, कुछ जो लोग हैं, या तो वो गरीब बन जाएंगे, ठीक है, और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर, या मतलब आने वाले सालों में गरीब ही रहेंगे। मतलब जैसे अगर कोई ऐसी घटना होती है बच्चों, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि ये जो लोग हैं ना, ये कुछ कम्युनिटी के कुछ लोग हो सकते हैं, इस प्रकार की वहाँ सिचुएशन पैदा हो गई है, तो या तो गरीब बन जाएंगे या गरीब है तो गरीब ही रहेंगे कई सालों तक, ये मतलब है। समझ में आ गई? 1-2 बार सुनोगे ना आप अच्छे से समझ जाओगे। और कोई भी क्वेश्चन याद करते हो ना, उसका रूट पढ़ याद रखो। इसमें मेन आपको कम्युनिटी बताना है कि कोई कम्युनिटी है, इंडिविजुअल या तो पुअर बन जाएगी या पुअर ही रहेगी, ठीक है। तो ये पॉवर्टी के प्रति ऐसी संवेदनशीलता, ऐसे चांसेस हो जाते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, वो है, ठीक है। अब आगे सुनिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री में है, ठीक है। डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ द वर्किंग वूमेन, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द वर्किंग वीमेन ड्यूरिंग द ईयर्स फ्रॉम 1900 टू 1930 इन रशिया। ये कह रहा है कि जो कामकाजी महिलाएं थी ना रशिया के अंदर, उनकी कंडीशन बताइए 1900 से 1930 तक, ठीक है। आंसर देखो, उसके बाद देखिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, सुनो देखो। तो 1900 से 1930 के बीच में क्या हुआ? देखिए पहला पॉइंट आपको यहाँ से, ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905, जब रशिया का रेवोल्यूशन हुआ था 1905 में, और जो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, माफ़ कीजिएगा 1917 है, ठीक है। तो वीमेन वर्कर्स आल्सो वर्क पार्टिसिपेटिंग इन क्रिएटिंग द फ्यूचर, तो उन्होंने भी फ्यूचर बनाने के लिए ना अपनी कंट्री का बहुत बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट किया था। तो ये पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि वीमेन वर्कर कंस्टिट्यूटेड 31% ऑफ द टोटल फैक्ट्री, और जितना फैक्ट्री में काम होता है उसमें 31% वीमेन का योगदान था, ठीक है। वर्क पावर पर 1914 तक आते आते 31% का योगदान हो गया, बट दे वर पेड लेस देन मैन, लेकिन उन्हें आदमी से कम पैसे मिलते थे। वीमेन वर्कर्स नॉट ओनली हैड टू वर्क इन फैक्ट्रीज, उन्हें फैक्ट्रीज में नहीं काम करना पड़ता था खाली, उनको अपनी फैमिली को भी देखना पड़ता था, उनको अपने बच्चों को भी पालना पड़ता था, ठीक है। और फिर तीसरा, इट ऑफन इंस्पायर्ड द मेल वर्कर्स हु वर्क विद हर, और पता है ये जो मेल वर्कर थे उनको भी इंस्पायर करता था, क्योंकि वो, ठीक है, महिलाओं के साथ काम करते थे, जैसे अपने घर के सदस्यों के साथ काम कर रहे थे, उन्हें और तरह मोटिवेशन मिलता था।
ठीक है, बस इसमें इतना ही बहुत है। ठीक है, ये बाकी का छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं करना। ठीक है, ये नहीं करना आपको। ठीक है, अब सेक्शन सी है। यहाँ बोला गया प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो कंफ्यूज मत होना। देखो, या तो आपका प्राइम मिनिस्टर का जो है ना वो फंक्शन आ सकते हैं, ठीक है, या पावर आ सकती है, एक ही बात है। तो यहाँ पर एक तरह से उनकी पावर, उनकी फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री देश की सबसे मतलब राजनीतिक संस्था है, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। कैसे, मतलब क्यों इतने शक्तिशाली है वो, तो उनके कार्य से तो पता चलेगा कितने शक्तिशाली है। अब आप आंसर सुनिए, यहाँ से आंसर है कि यहाँ पे ये हटा लो कि कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन। जो कैबिनेट होती है ना वो बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, और जो कैबिनेट है उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है हु इज़ द मोस्ट पावरफुल, जो सबसे पावरफुल। ये पूछा था ना क्वेश्चन में, सबसे पावरफुल होता है तो कौन है। ठीक है, तो उसी का बता रहे हैं, हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। आगे सुनिए, द प्राइम मिनिस्टर कमांड्स सो मच पावर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी समटाइम्स सीन एज प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पर ये जो लिखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो कमांड्स होती है ना वो सारी की सारी पार्लियामेंट्री पावर, पार्लियामेंट में दिखती है उनकी पावर, जो डेमोक्रेसी की पावर को दिखाती है। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर वो जनता की तरफ से चुन के आया है। ठीक है, इसलिए जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी समटाइम्स सीन, और ये जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है ये में प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दिखाई देती है। ठीक है, एक तो आप ये लिख देना, अगर आपको ज़रा थोड़ा टफ लग रहा है ना तो आप ये हटाओ, यहाँ से इतना जरूर बता देना यहाँ तक। ठीक है, ये छोड़ना छोड़ दो। अब और भी आप इसमें लिखेंगे कि आखिर वो क्यों पावरफुल है। पहला, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आगे ना मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन क्यों है वो, क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। फिर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो, जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अपॉइंट होते हैं, हुआ ना पावरफुल। और डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क टू द मिनिस्टर, और ये प्राइम मिनिस्टर ही है जो जितने भी इसके मिनिस्टर होते हैं ना उसको काम सौंपते हैं। जैसे किसी को रेल मंत्री बना दिया, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, किसी को एनर्जी का काम दे दिया, किसी को एचआरएम का काम दे दिया, इस तरीके से। ही कैन डिसमिस द मिनिस्टर, और किसी मिनिस्टर को बाहर भी निकाल सकता है। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, और जितने भी मीटिंग्स होते हैं उसको ये लीड करता है एक तरह से। और ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, और जितने भी सब अलग अलग डिपार्टमेंट है उन सबको जोड़ने का काम भी करता है। और कोई अगर डिसएग्रीमेंट होता है, किसी भी असहमत है तो उसको हटा भी सकता है। ठीक है, डिपार्टमेंट के बीच में कोई बात हो जाती है तो उसको हटा भी सकता है बात को। और ये हाउस का लीडर होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो वो इस्तीफा देते तो सारे मिनिस्टर अपने आप ही हट जाएंगे, इतना पावरफुल है ये। सुन रहे मेरी बात। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बताना, ठीक है, उसके बाद आप ये बता देना। ठीक है, आप चाहे तो सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो ज्वाइन का बटन है ना वो चाहे तो आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखो ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, और में आया, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया क्या है और इसकी मुख्य शक्तियाँ बताइए, मतलब पावर बताइए। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है ना उसके इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है और इनकी पावर्स के, इनके फंक्शन क्या है। देखो, पावर एंड फंक्शन है ना, ये मत सोचना कि आपको पावर अलग बताना है, फंक्शन अलग बताना है। पावर एंड फंक्शन एक ही बात है। ठीक है, तो जब आप इस पार्ट का आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे फॉलोइंग आर द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब पहले इलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, छोटा सा ही है। देखो, इलेक्शन प्रोसेस में आपको ये लिखना है कि द प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल।
जो प्रेसिडेंट है ना वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, ठीक है। और पता है कैसे चुने जाते हैं? जो लोगों ने जिनको चुना ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है, देखो मैं आपको बता दूं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, एमपी से प्रधानमंत्री तय होता है। और ये जो एमएलए है ना, एमएलए इससे मुख्यमंत्री बनते हैं, इससे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स मिलेंगी ना उसको, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, है ना, और इंडिया के अंदर मोदी जी हैं। तो मोदी जी जो बने हैं वो एमपी से बने हैं, क्योंकि बहुत सारे एमपी का जब चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल गई, आधे से ज़्यादा। तो उन्होंने मोदी जी को तय कर लिया कि हमें इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर एमएलए के हुए थे, वोटिंग हुई थी, तो उसमें एमएलए जो है वो केजरीवाल जी की पार्टी के जीत गए। तो फिर दिल्ली के अंदर उन्होंने जितने एमएलए हैं उन्होंने बोला कि हमें केजरीवाल जी को क्या बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाना। तो इस तरीके से याद रखना, एमपी से प्रधानमंत्री बनते हैं और एमएलए से जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये प्रेसिडेंट का ये प्रोसेस है कि सारे के सारे वोट डालते हैं, जो हमारे द्वारा चुने हुए लोग होते हैं वोट डालते हैं, तो उसके बेस पर ही राष्ट्रपति को चुना जाता है। बस इसमें इतना बता देना। अब पावर्स क्या है, जो प्रेसिडेंट है ना उसकी पावर क्या है? देखो, जो प्रेसिडेंट होता है ना वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। अभी स्टेट का मतलब ये बस हो ना कि हम बिहार यूपी की बात करें, स्टेट पूरी इंडिया का मतलब है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो पूरे इंडिया के हेड ऑफ स्टेट है, याद रखना, हेड ऑफ स्टेट। अगर आपसे पूछेंगे ना हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो प्रेसिडेंट है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछेंगे तो प्राइम मिनिस्टर है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब प्रेसिडेंट की पावर सुन लो। देखो, पहला, जो मर्जी आप पहला लिख सकते हैं, ये नहीं होता कि आपको यही पहला लिखना है। पहला ये पढ़ रहा हूँ मैं कि जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे चीफ जस्टिस है, एससी है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके जो जज है, ठीक है, ये चीफ जस्टिस है, तो उनको अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। हुई ना पावर। दूसरा सुनो, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट्स। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जो संधियाँ होती हैं, जो समझौते होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और सुनो, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। देखो सबसे बड़ी बात, जो प्रेसिडेंट है ना वही प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है, ठीक है। और जो मिनिस्टर्स होते हैं ना उसको अपॉइंट करता है, मतलब एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर को कि भाई इन मिनिस्टर्स को आप, मतलब इन पर्सन को आप मिनिस्टर बना लो, ठीक है। और सुनो, अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट। सबसे बड़ी बात कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून पास कर दिया, ठीक है, और सॉरी कोई बिल पास कर दिया, पहले वो बिल होता है, तो वो कानून तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको असेंट कर दे, मतलब अपने सिग्नेचर करके उसको स्वीकृति दे दे। और जितने भी लॉस होते हैं, जो मेजर पॉलिसीज होती हैं ऑफ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी भारत देश के अंदर जितनी भी पॉलिसीज होती है, जितने भी लॉस होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। और एक और सुन लो, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। मतलब हमारे जो फोर्सेस है ना हमारी, उनका जो कमांडर है वो हमारे देश का प्रेसिडेंट ही होता है। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब जो हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना होती है ना, नेवी है, ठीक है, आर्मी है, तो इनका जो हेड है ना वो कौन है? प्रेसिडेंट है। मैंने इतने सारे बता दिए, अब सुनते भी रहेंगे ना कान में, आपको याद हो जाना है। अब देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, ये मैंने आपके लिए ना, पता क्या, जो केवीएस का तो पेपर है ही, मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है, लेकिन इसके बहाने से मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। लेकिन है तो बहुत सारी, थोड़ा बहुत मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाए, ये मेरी कोशिश है, ठीक है। तो PIL क्या है? देखो, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ PIL। इसे मैं शॉर्ट में से बोलूँ क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट में लिखा है, इसे हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं, ठीक है। तो ये होती क्या है, देखो मैं बताता हूँ। देखो, हमारे देश में ना कुछ लोग जैसे बहुत रिच है, तो कुछ लोग बहुत पुअर है, और वो आम लोगों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग खुद कोर्ट में जा नहीं सकते, तो उनकी ओर से कुछ लोग कोर्ट में जाके अपील करते हैं कि भाई कि कोर्ट उस पर डिसीजन ले, कुछ बोले, कुछ बात करे।
तो उसको हम क्योंकि वो सब लोगों से जुड़ी हुई है ना, इसलिए उसे हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि वो पब्लिक से जुड़ी है। जैसे अब दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो गरीब आदमी उस क्या कर सकता है, कुछ कर रहा है, तो वो इसके लिए कुछ व्यक्तियों ने कहा भाई ये तो पूरी दिल्ली के वासियों के लिए, जनता के हित के लिए, तो पोल्यूशन को दूर कैसे करें। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ बात उठाए, तो किसी व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मान लो अपील दायर कर दी, तो उसको बोलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो फिर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को डांटेगा, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, जो या जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो पोल्यूशन को कंट्रोल करती है, उनको डांटेगा, उनसे बात करेगा, भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। समझ में आ गई, ये तो समझा दिया मैंने, इसकी लैंग्वेज सुन लो। द कोर्ट कैन गिव जजमेंट एंड डायरेक्टिव टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। जो कोर्ट है ना, तो वो अपने जजमेंट दे सकती है और कुछ कह सकते हैं कि भाई लोगों के हितों के लिए आप कुछ करो, जिस जो कर सकते हैं उसको बोलेगी। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट, और कोई भी जा सकता है कोर्ट में, इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। और किसी सरकार के द्वारा कोई ऐसा काम किया जाता है जिससे पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको नुकसान हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझ में आ गया। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये जो कोर्ट होती है, कोर्ट भी होते हैं जो हाई कोर्ट वगैरह, तो वो क्या कर सकती है, जजमेंट दे सकती है या कुछ डायरेक्टिव दे सकती है कि पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाया जाए, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए बचा जाए क्योंकि जो गवर्नमेंट ने उसने ऐसा कोई एक्शन कर दिया जिससे पब्लिक के इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो गवर्नमेंट को बोलेगी कि भाई आप ये एक्शन लो और इस प्रॉब्लम को दूर करो। इसी को बोलते हैं PIL, ठीक है। और ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों का वर्णन करें, कि जो इंडिया है ना उसमें जो पॉवर्टी है ना उसके रीज़न क्या है, आखिर इंडिया में इतनी पॉवर्टी है क्यों। तो देखिए इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे लैंडलेस, लोगों के पास अपनी ज़मीन ना होना, ठीक है, पॉपुलेशन का बहुत होना, इलिटरेसी होना, पढ़े लिखे ना होना, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो आओ कुछ कारण को और देख लेते हैं इसमें। देखिए एक तो ये रीज़न है पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इरा। जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर रूल था ना, तो उनकी जो पॉलिसीज थी वो क्या थी, मैंने अभी आपको पॉलिसी दिखाई थी ना, तो आप इसके अंदर 2-3 और लिख सकते हैं, ठीक है। और लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बहुत कम थी आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू 80s तक, तो हम बहुत पिछड़े हुए थे। पॉपुलेशन ग्रोथ ये मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद एक ये भी रीज़न है हमारे देश में पॉवर्टी का, लिमिटेड सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो 1960 के डिकेड के आसपास आया था, मतलब 1960 डिकेड में आया था। तो इसका जो बेनिफिट है ना वो वेस्ट यूपी को मिला, पंजाब को मिला और हरियाणा को मिला। बाकी इंडिया के और जो स्टेट थे, बिहार है, उड़ीसा है और यूपी का जो बाकी पार्ट है, उसको इसको बेनिफिट नहीं मिला, और भी राज्यों को नहीं मिला इसका बेनिफिट, तो जिसकी वजह से वहाँ गरीबी रह गई। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, ये भी एक कारण है कि कुछ लोग तो ऐसे जिनके बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, कुछ लोगों के पास ज़मीनें नहीं है, तो जिसके से गरीबी का कारण है। ऐसे कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी है। जैसे लोग जल्दी शादी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कस्टम रूल्स बने हुए हैं और गर्ल्स को जो है वो आज आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह कुछ मतलब समाज के अंदर ऐसी चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से भी गरीबी का कारण बन जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर कुछ किसान जैसे कि गाय का गोबर वगैरह ही डाल रहे हैं, तो वो केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस मतलब इस तरीके की वो चीज़ों से हट रहे हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें अनएजुकेट होने की वजह से ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो पॉवर्टी के होते हैं। चलो क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक आधा और हम इसमें से कुछ और पढ़ लेते हैं, कुछ मैं आपको और बताता हूँ इसमें। देखिए जो हिस्ट्री है ना उसमें एक क्वेश्चन आ रहा था, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो उसमें क्या क्या दिक्कत आई शुरू में। तो एक तो सैनिटेशन हो गया,
मतलब सफाई वगैरह नहीं थी, हाउसिंग की प्रॉब्लम, लोग मतलब जो है ना झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लग गए थे, और सैलरी उद्योगपति बहुत कम देते थे, हिस्ट्री का ये। और काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे, और बहुत बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हुए, क्योंकि पहले क्या था, लोग अपने अपने काम करते थे। जब फैक्ट्री खुली तो वो खुद ही अकेले बहुत सारे लोगों का काम करने लग गए, जैसे एक मशीन 15 से 20 लोगों का काम कर रही है, तो इतने लोगों की तो नौकरी छिन जाएगी ना। ठीक है, और ये भी हिस्ट्री का थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कंजर्वेटिव्स, लिबरल और रेडिकल किन्हें कहते हैं। देखिए कंजर्वेटिव्स पता कौन होते हैं, ये कंजर्वेटिव, ये लिबरल और रेडिकल्स दोनों के खिलाफ होते हैं, अपोज्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो कंजर्वेटिव्स होते हैं ना, ये कहते हैं कि असर्टेड दैट पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, मतलब जो पास्ट है ना उसकी रिस्पेक्ट बहुत होनी चाहिए। मतलब ये रूढ़िवादी लोग होते हैं जो पुरानी सोच पर रहते हैं, और ये कहते हैं अगर कोई चेंज हो रहा है ना तो बहुत स्लो होना चाहिए। अब लिबरल कौन होते हैं, ये कहते हैं टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, मतलब जैसे हर धर्म में ना दूसरे की कदर करे। ठीक है, टॉलरेंस कुछ सहन रखे, मतलब एक धर्म दूसरे का सम्मान करते दूसरा पहले का रखे, मतलब मिलजुल के रहें। और ये ना अनकंट्रोल पावर ऑफ किंग की अपोज करता है, ये कहता है कि राजा का राज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये इंडिविजुअल के राइट की बात करता है, हर व्यक्ति को उसके राइट मिलने चाहिए। और ये कहता है कि इलेक्टेड होने चाहिए, लोग चुनकर आने चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, और जो न्यायपालिका है ना, जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब जो लोग जो चुनाव होते हैं ना उसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है वो होनी चाहिए। एक बात याद रखना, ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना, ये वाली, कि ये ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, मतलब ये कहते थे कि ना जो औरतें हैं ना, औरतें उनको वोट डालने का अधिकार मत दो, और ये राइट ऑफ एवरी सिटीजन, और ये जो है ना सभी पर्सन को भी वोट डालने का राइट नहीं करते। जैसे जो प्रॉपर्टी जिनके पास है ना, तो वही लोग जो टैक्स वगैरह दे रहे हैं वही वोट डालें। और ये कहते थे हर जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको रखो, सरकार उसकी जब्त ना करे, भाई उसने उसकी तो जिसके पास है उसकी प्रॉपर्टी उसको रहनी चाहिए। अब रेडिकल सुन लो, देखिए रेडिकल मतलब ये जो लिबरल लोग हैं ना, ये लिबरल देखो उदारवाद होता है, उसके बावजूद भी ये औरतों के प्रति इनका रवैया सही नहीं था, मतलब छूट नहीं देना चाहते थे। अब रेडिकल, रेडिकल जो है वो कहते थे कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो मेजोरिटी में बने, जिसको आधे से ज़्यादा सीट मिले उसकी सरकार बने। और ये भी कहते थे कि जो लैंड ओनर्स हैं, जो अमीर अमीर फैक्ट्री के ओनर्स हैं, उनको जो विशेष प्रकार की सुविधाएं मिली हुई ना वो नहीं मिलनी चाहिए, अपोज करते थे ये। ठीक है, और ये कहते थे कि वीमेंस जो सफरगेट है ना मूवमेंट, उसको सपोर्ट करते थे, मतलब औरतों को जो न्याय देना या अधिकार देना, औरतों को बराबरी मिलना, ये इसका सपोर्ट करते थे। और ये भी सपोर्ट करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे ये सपोर्ट करते थे ना प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना, ऐसे ये भी सपोर्ट करते थे। लेकिन डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, लेकिन ये कहते थे कि ऐसा ना हो कि जो बड़ी बड़ी संपत्ति वो कुछ लोगों के हाथ में जकड़ के रह जाए, गरीब व्यक्ति गरीब बना रह जाए। तो आपको ये ज़्यादा अच्छा लगा होगा रेडिकल, बाकी आपके ऊपर आपको कौन सा अच्छा लगा। ठीक है, तीनों समझ में आ गए। तो लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ये तीन मेन ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये याद रखना मेन ग्रुप। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो आपका जो पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर बनते तो वो ना अपने जितने भी उसके जो नेता वगैरह चुनकर आते हैं ना, जैसे बहुत सारे चुनकर आए हैं अब देखो, तो उनमें से ना ये सारे के सारे जो चुनकर आए हैं, ये जितने भी लोगों ने जब भेजे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाएंगे। ठीक है, और लेकिन इनमें से जिसको उन्होंने स्पेशल जो है ना वो वर्क देती है, जैसे किसी को उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, किसी को उन्होंने जो है जो एनर्जी का पावर प्लांट है, और किसी को महिला और बाल विकास मंत्री बना दिया, किसी को रेलवे, किसी को जो है HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बना दिया, तो वो सारे के सारे उसकी कैबिनेट कहलाती है। तो अबाउट 20 टॉप लेवल मिनिस्टर्स होते हैं इसमें। ठीक है ना, जो इंचार्ज होते हैं मेजर मिनिस्ट्रीज के, मतलब बड़े बड़े पद उनको मिलते हैं, समझ में आ गया। कैबिनेट जो मिनिस्ट्री है ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट है, याद रखना। और ऐसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर
स्टेट के मिनिस्टर भी बनाते हैं, जो अलग अलग स्टेट की पूरी जानकारी रखते हैं अपने पास में। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और ये भी आया हुआ है कि कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर में क्या डिफरेंट है। तो आप ये बता देना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक लार्ज कंसेप्ट है, ये स्मॉल है, ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आते हैं, ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर का बता देना, इसमें अबाउट 20 टॉप लेवल मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको मेजर मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हेल्थ मिनिस्ट्री किसी को मिल गई, किसी को एजुकेशन मिनिस्ट्री मिल गई, इस तरीके से। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंट है। देखिए जो लोकसभा है ना वो लोअर हाउस होती है, और ये जो राज्यसभा है ये अपर हाउस होती है, इतना याद कर लो। अपर चैम्बर लिख दो, अपर हाउस लिख दो, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। जो लोकसभा है ना इसमें 545 मेंबर होते हैं, जबकि राज्यसभा में 250। आप देखेंगे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 543 बताए थे, तो वहाँ मैं बता रहा था कि 543 जो जनता द्वारा चुने होते हैं, और 2 सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। तो टोटल तो 545 से तो हुआ, तो वहाँ 543 इसलिए लिखा था क्योंकि वो चुनकर आए थे। इन 2 लोगों को जनता नहीं चुनती, ठीक है, इसको प्रेसिडेंट चुनता है। ये 2 सदस्य प्रेसिडेंट चुनता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। और इसमें 250 टोटल होते हैं, लेकिन 238 जो होते हैं वो राज्य अलग अलग स्टेट से आते हैं, और 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट चुनता है, ठीक है। अब टेन्योर मतलब कितने साल के लिए लोकसभा में काम करते हैं, ये 5 साल के लिए होते हैं, इसमें 6 साल के लिए काम करते हैं। डिसोल्यूशन मतलब क्या, ये भंग हो जाती है, हाँ 5 साल बाद भंग होती है, दोबारा चुनाव होते हैं, जनता दोबारा जीत कर भेजती है। जबकि राज्यसभा के अंदर ना ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, परमानेंट रहती है। पता है कैसे, इसमें क्या तो 1/3 जो होते हैं ना वो हट जाते हैं हर 2 साल बाद। जैसे मान लेते हैं कि टोटल जो है वो 27 हैं मेंबर, तो 2 साल बीते तो 1/3 को हटा देंगे, तो ये 9 हट गए, तो उन अलग अलग स्टेट में 9 के लिए दोबारा से चुनाव होगा, ठीक है। जो मतलब चुनाव कैसे, वहाँ के प्रतिनिधि जो है वो चुनकर भेजते, जनता नहीं भेजती, ठीक है। तो 9 हो सकते हैं, 9 में से 9 वापस सेम लोग आ जाएं, और 9 में से 4-5 अलग हो जाए, ठीक है। तो देखो जब 9 हट गए थे तो कितने बचे थे, 18। फिर उसके बाद जब 2 साल बाद 9 हट गए तो उसी साल 9 और नए लोग आ जाएंगे, तो वापस 27 ही तो हो गया। फिर 2 साल और बीतेंगे, फिर 9 साल 9 हट जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर से जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। इस तरीके से चलता रहता है, इसलिए इसको परमानेंट कहते हैं। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, देखो लिखा नॉमिनेशन, इसमें 2 मेंबर होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। और जबकि इसमें 12 होते हैं, इसमें भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ये जो 12 मेंबर्स हैं ना ये किसी न किसी फील्ड से जुड़े होते हैं। जैसे कोई लिटरेचर में महारत हासिल करता है, कोई साइंस में, कोई आर्ट्स में, कोई सोशल सर्विस में, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये और में एक क्वेश्चन भी है कि जो इंडिया है ना, इंडिया, तो उसमें जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ है पॉवर्टी की, उसके बारे में बताओ। मतलब पता है क्या कह रहा है, ये कह रहे देखो भारत में पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, तो अलग अलग स्टेट की जो है ना पॉवर्टी अलग अलग है। इसके रीज़न क्या है, आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है, और क्या है उसके बारे में बताइए। तो आप ये लिखेंगे, द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट, कि हमारे देश में जो पुअर पीपल है ना वो हर स्टेट में एक जैसे नहीं है। जैसे बिहार उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पुअर लोग रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा गरीब है। उसके बाद आप ये बताना कि पंजाब और हरियाणा के अंदर जो पुअर, अगर ये पूछेगा ना तब बताना। अभी ना इसमें ना बहुत कम देगा इंटर स्टेट डिस्पैरिटी के बारे में, तो अभी बुक से कर लेना। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि भारत में जो पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है ना अलग अलग स्टेट में, ठीक है, तो वो क्यों हो रही है। अच्छा ये इसके अंदर आप डाल सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा में तो इसलिए हो कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट ज़्यादा है। केरल के अंदर इसलिए क्योंकि उसने HRD पर ज़्यादा ध्यान दिया, अपने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा किया, एजुकेशन वगैरह देकर।
वेस्ट बंगाल में लैंड में रिफॉर्म किया, ज़मीनों में बहुत ज़्यादा सुधार किया गया। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ना वहाँ पर फूड ग्रेन को बहुत बांटा गया, जैसे बहुत कम रेट पर या फ्री में इस तरीके से बांटा गया, तो लोगों की हेल्थ अच्छी हुई तो लोग काम करने लग गए, तो वहाँ गरीबी से बहुत ज़्यादा लोगों को निजात मिल गई। ठीक है, और देखो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी बहुत बार आया हुआ है कि जो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं ना वो कौन होते हैं। देखिए ये जो वल्नरेबल है ना, इसका मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है, असुरक्षित भी बोल सकते हैं इसे। तो भारत में असुरक्षित समूह कौन सा है? एक तो मतलब असुरक्षित मतलब ऐसे नहीं कि इन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही, मतलब साधनों में इनके पास अभी भी कमी है। तो एक शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, और ये जो एग्रीकल्चरल जो लेबर है ना, जो लेबर के रूप में काम करते हैं, जो कैजुअल लेबर्स हैं, मतलब जैसे किसी ने काम रख लिया तो मिल गया, नहीं तो नहीं, तो ये सब आते हैं। तो आपसे पता क्या पूछेगा कि शहरों के अंदर कौन से हैं जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, तो आपको बताना पड़ेगा शहरों में कौन है। तो शहरों में कैजुअल लेबरर्स आते हैं। ठीक है, और अगर आपसे गांव में पूछेगा तो आप बता देना एग्रीकल्चरल लेबरर्स आते हैं, जो लैंडलेस पर्सन होते हैं वो आते हैं। शहरों का भी बता सकते हो आप, लैंडलेस जिनकी ज़मीन नहीं है। और अगर सोशल में पूछेगा ना, समाज में सामाजिक रूप से कौन से वल्नरेबल ग्रुप है, तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट। और केवल अगर वल्नरेबल पूछेगा तो अभी सारे बता देना। ठीक है, समझ में आ गई। और ये NSSO मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि 5 ईयर्स के अंदर ये क्या करता है, जो पॉवर्टी लाइन में कितने लोग हैं, कौन है, कैसे है, उसके बारे में सैंपल सर्वे इकट्ठा करके आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है कि जो पॉवर्टी है ना उसको दूर करने के लिए, यानी कि एंटी पॉवर्टी मेथड कौन से हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, एक है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो देखिए अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोशन करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, तो उससे भी पॉवर्टी कम हो जाएगी, जैसे नए नए अवसर पैदा करना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो आप ये लिख देना प्रोवाइडिंग ये एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये पॉइंट, ये लाइन याद कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें और करना आप कर सकते हैं। और ये टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम कौन से हैं, मतलब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से भारत देश के अंदर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो एक तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एग्ज़ाम में अलग से क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर का, तो इसको शॉर्ट में मनरेगा या नरेगा भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नरेगा, NREGA पता है। इसमें एक फैमिली में एक मेंबर को 100 डेज का ना वर्क दिया जाता है। ठीक है, और एक ईयर के अंदर 100 डेज का वर्क दिया जाता है, और एक पर्सन को दिया जाता है, फैमिली के एक मेंबर को मिलेगा। और इसमें 1/3 जो है ना, जो सीट्स 1/3 हैं, जैसे जितनी नौकरी निकली है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। अगर आपको 15 डेज के अंदर अंदर जॉब नहीं मिलती तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, मतलब घर बैठे पैसे मिलेंगे, बेरोजगारी भत्ता। ये मत सोचना बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, पर ये मेहनत करोगे सही रहेगा ना, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, 3-4 बार बता दिया, और आपकी बुक में क्वेश्चन भी है। और ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वराज जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये सारी योजना आप कर लेना, क्योंकि इनमें से कोई एक योजना बोल देगा, 2 लाइन आपको याद होनी चाहिए। देखो जो मैंने आपको अभी समझाई है ना, ये मैंने नीचे आपके लिए यहाँ पे कट करके रखा हुआ है। ठीक है, देखो पढ़ लो इसे अपने आप, मैंने पढ़ा दिया है। और ये प्राइम मिनिस्टर, ये सब नीचे है, देख लो। ठीक है, जितने मार्क्स का आएगा उसके हिसाब से मैंने ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना भी बता दिया। तो अब 2 आपको होनी चाहिए ना नॉलेज, तो ये जैसे एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, एंटी पॉवर्टी मेजर कौन से हैं, तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में तो एक लाइन बता देना, जो मैंने बताई थी वो बता देना। ठीक है, स्ट्रैटेजीज करते हैं, जितना लिखना चाहो तो जितना बड़ा करोगे उसमें एक लाइन बहुत है। और जो टारगेटेड वाला, इसमें थोड़ा सा आप क्या बता देना, पहले एक नाम बता देना 5,
बता दोगे 5, नहीं तो 3 बता देना और 2 को एक्सप्लेन कर देना, पूरे मिल जाएंगे नंबर। 4 नंबर का है तो समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। और मैं आपको एक बात और बोलूँगा, मैंने ना एक अपना व्लॉग का चैनल भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई है, आप सपोर्ट करने के लिए उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पहला कमेंट में मैं पिन कर दूँगा। ओके, आप चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ो। ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना बेनिफिट रहेगा और पढ़ते रहोगे ना माइंड में बैठ जाएगा, कुछ बना के लिख दोगे। और देखो अब आगे ना ये सेक्शन डी के अंदर पैसेज है, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, पैसेज अपने आप पढ़नी है आपको, दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, और बाकी और कोशिश करूँगा और वीडियो लाऊंगा। मैप की वीडियो देख लेना, मैंने बना रखी है, और भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है। ठीक है, मैप देख लिया और ये पैसेज पढ़ लेना। मैप देख लो आपको आते नहीं आते, मैप की वीडियो जरूर देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एसएसटी की, सब एसएसटी वगैरह की ना, एक के अंदर सब कुछ है, थोड़ी मेहनत कर लेना बस आप। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। थैंक यू वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स।